अभी कुछ तो शेष है मुझ में, अभी हारा नहीं हूँ मैं। अभी कुछ तो शेष है मुझ में, अभी हारा नहीं हूँ मैं। एक दिन चमकना है मुझको भी, भले ही तारा नहीं हूँ मैं। जो बच्चे इस साल बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जोलॉजी का एग्जाम पेपर देने वाले, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला। क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर है एमजेपीआरयू यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली 2023 का। पेपर का नाम है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हैं और 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, आईपीटीजी रूपांतरित जीवाणु कॉलोनियों के चयन की सुविधा प्रदान करता है क्योंकि ये व्यवहार करता है जैसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी पे टिक लगा दो, एक प्रेरक यानी कि एन इंड्यूसर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ लो, जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डीएनए टुकड़ों का अधिकतर वह आकार जिसे कोस्मिड वेक्टर का उपयोग करके क्लोन किया जा सकता है वो होता है 40 किलोबाइट। ठीक है, नहीं कि 40 KB इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं है। निम्नलिखित में से एंजाइमों की कौन सी जोड़ी आइसो 6 जोमर्स की एक जोड़ी बनाती है? ये है दमदार क्वेश्चन। सी पे टिक लगा दो। ठीक है, हैपा सेकेंड और एमएसपी फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, क्लोनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला एंजाइम है। 2024 और 2025 के क्वेश्चन पेपर मैंने पहले ही डाल दिए हैं, उनको भी देख लेना क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लोनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला एंजाइम है वो है तुम्हारे पास T4DNA लाइगेज। ठीक है, अरे सब कुछ आपने पढ़ रखा तभी तो बोल रहा हूँ यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बट प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा TI प्लाज्मिड के TDMNA एक भाग नहीं है? चलिए इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ TDNA ऑफ TI प्लाज्मिड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए पे टिक लगा दो। ठीक है, VIR जीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किस बीमारी के लिए चीन में प्रथम जीन थेरेपी औषधि ठीक है यानी कि गैंडीसिन विकसित की गई है तो वो बी पे टिक लगाओ, सिर और गर्दन के कैंसर के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार की बीमारियों का उपचार इंट्रासेल्यूलर टीकाकरण के माध्यम से किया जाता है? देखो क्वेश्चन की लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा है और क्वेश्चन भी बड़े हटके पूछे गए हैं। किस प्रकार की बीमारियों का उपचार इंट्रासेल्यूलर टीकाकरण के माध्यम से किया जाता है? सी पे टिक लगा दो, संक्रामक बीमारियों जैसे HIV। ठीक है, संक्रामक बीमारियों जैसे HIV। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वयस्क कायिक कोशिका, ठीक है यानी कि सोमेटिक सेल जिसे कहते हैं, से क्लोन किया गया प्रथम स्तनधारी है जो एक कुत्ता, एक घोड़ा, डोली एवं मादा भेड़। अच्छा क्या लग रहा है आपको इसका राइट ऑप्शन? ए पे टिक लगा दो, डोली एक मादा भेड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक मजबूत उत्परिवर्तन है, ठंडा गर्म पानी एक्सरे। तो डी पे आप टिक लगाओ, एक्सरे इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एकल कोशिका प्रोटीन SCP का स्रोत नहीं है? ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम पेपर में भी पूछा है और इसका राइट ऑप्शन है डी पे टिक लगाओ। ठीक है, स्पिरुलिना इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एकल कोशिका प्रोटीन का संभावित हानिकारक संदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एकल कोशिका प्रोटीन का संभावित हानिकारक संदूषक नहीं है? यहाँ पे डी पे आप टिक लगा दो, कार्बोहाइड्रेट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बायोसेंसर के प्रमुख उपयोगों में निम्नलिखित शामिल नहीं है? मोटापा कम करना यही है ना? हाँ, यही पे टिक लगा दो, मोटापा कम करना, क्योंकि बाकी के ऑप्शन आपको पढ़ने नहीं है।
समझ गए। बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने नहीं है, क्योंकि राइट ऑप्शन जब हमें मिल गया तो पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आप कितने प्रकार के बायोचिप के विषय में जानकारी रखते हैं? आप कितने प्रकार के बायोचिप के विषय में जानकारी रखते हैं? तो भाई हम तो सभी 3 डीएनए बायोचिप, प्रोटीन बायोचिप एवं माइक्रो फ्लूइडिक बायोचिप के बारे में नॉलेज रखते हैं, यानी कि ज्ञान रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए टीका है? निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए टीका है, यानी कि वैक्सीन है? तो ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 देखो जरा। निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे महत्वपूर्ण लेपिडोप्टेरियन कीट है? लेपिडोप्टेरियन कीट है। अबे कैसे कैसे नाम आ गए आज इसमें। ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 15 में का ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन। हेलियोथिस विरेसेंस इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, हेलियोथिस विरेसेंस इज ए राइट ऑप्शन। इधर जो साइड में ये टिक लगे हुए हैं इन पे मत जाना, ये गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीट प्रतिरोध के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीट प्रतिरोध के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है क्राइजीन का नाम सुना है? हाँ, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बी नंबर क्राइजीन। चलिए जीएम माइक्रोब्स का पूर्ण रूप है, जीएम माइक्रोब्स का पूर्ण रूप है वो है तुम्हारे पास, सी पे टिक लगाओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो। जीएम जीवाणु उपभेदों को सामान्यतः संग्रहित किया जाता है। अरे है क्या क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं ना दमदार और टिकाऊ क्वेश्चन। सी पे टिक लगा दो, सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, ग्लिसरीन स्टेप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, फटाफट 23 है। जीएम रोगाणुओं का उपयोग करके उत्पादित काइमोसिन एक एंजाइम है जिसका उपयोग किया जाता है। जीएम रोगाणुओं का उपयोग करके उत्पादित काइमोसिन एक एंजाइम है जिसका उपयोग किया जाता है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पनीर खाया, पनीर चीज़ हैं, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे तो है भाई। निम्नलिखित में से एंजाइमों के पृथक्करण हेतु अपशोषण तकनीक कौन सी है? क्रोमेटोग्राफी, वर्षण, निस्पंदन या अपकेंद्रीकरण? तो क्रोमेटोग्राफी पे मार दो, यही राइट ऑप्शन है। देखो कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि यार यही राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि फेमस वर्ड आ जाता है और जो फेमस वर्ड है वही उसका राइट ऑप्शन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का अब क्वेश्चन आप पढ़ोगे और आंसर भी आप बताओगे। फटाफट इससे पहले क्वेश्चन पढ़ लो और चारों ऑप्शन अपने माइंड में रख लो। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःकोशिकीय एंजाइम है एवं माध्यम में स्त्रावित नहीं होता? अब चारों ऑप्शन पढ़ो और दिमाग लगाओ कि इसका राइट ऑप्शन ये वाला होना चाहिए। सी पे आप टिक लगा दो, ग्लूकोज आइसोसोमेरेज। ठीक है, सी पे टिक लगाओ, ग्लूकोज आइसोसोमेरेज इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। कैल्शियम फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित एंजाइम के लिए वाहक मैट्रिक्स के रूप में किया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित एंजाइम के लिए वाहक मैट्रिक्स के रूप में किया जाता है। तो ए पे टिक लगाओ, अल्फा एमाइलेज इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे ध्यान देते हैं। मनुष्यों में निम्नलिखित लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित नहीं होते। मनुष्यों में निम्नलिखित लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित नहीं होते और उस जीन का नाम क्या है? उस जीन का नाम क्या है भाई? वो है तुम्हारे पास ऊंचाई, हाइट इज द राइट ऑप्शन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। फार्कोजेनेसिस, ध्यान देना, फार्कोजेनेसिस अध्ययन का तात्पर्य है, यानी कि फार्कोजेनेटिक्स अध्ययन का क्या तात्पर्य है? जल्दी बताओ, सी पे टिक लगा दो। किसी विशेष औषधि के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया में अंतर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल एवं वंशानुगत प्रतिरोधक क्षमता है? और जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता इज द राइट ऑप्शन। बेझिझक लगा दो, बिना सोचे समझे, क्योंकि ये जन्मजात है, बचपन से लेके मरते दम तक ये आपकी रक्षा करती रहेगी, रोगाणुओं से लगातार लड़ती रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। माँ से उसके अजन्मे बच्चे में एंटीबॉडीज़ के स्थानांतरण के कारण होने वाली प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है? होने वाली प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय रूप से प्राप्त प्रतिरोधक क्षमता, है ना। अबे यही तो कहा जाता है। 27 देखो। त्रिदोषण प्रतिरोधक क्षमता में किस प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती हैं? किस प्रकार की कोशिकाएं
शामिल होती हैं और वो होती हैं बी कोशिकाएं, है ना, बी कोशिकाएं होती हैं ना। चलिए 28 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिदोषण एवं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरोधक क्षमता के संबंध में असत्य है? दोनों सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता है, दोनों में एक अंतराल अवधि होती है, दोनों में एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है केवल। अच्छा, सबसे बड़ा ऑप्शन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? डी नंबर पर, ये है नहीं, सी पे टिक लगा दो, दोनों में एंटीबॉडी का निर्माण शामिल है। ठीक है, चलिए 29 की तरफ बढ़ते हैं। इम्यूनोग्लोबिन कितने प्रकार के होते हैं? भाई इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मत छोड़ना। इम्यूनोग्लोबिन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का संश्लेषण करती है? कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का संश्लेषण करती है? अब बी कोशिका टी कोशिकाओं में से दोनों में से कोई एक है, तो बी पे आप टिक लगा दो, बी कोशिकाएं इज अ राइट ऑप्शन, यानी कि बी सेल्स। 31 देखो जरा, देखते हैं 31 का कौन राइट ऑप्शन बताएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतःकोशिकीय रोगजनक की पहचान करता है? चारों ऑप्शन पढ़ो, TH1 कोशिकाएं, TH2 सेल्स, CD8 सेल्स, CD4 सेल्स। तो राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, CD8 सेल्स जो होती हैं वो अंतःकोशिकीय रोगजनक का निर्माण यानी कि पहचान करती हैं। चलिए 32 देखते हैं एक बार फटाफट तेजी से। CD4 कोशिकाएं हैं, CD4 कोशिकाएं हैं, CD4 कोशिकाएं क्या होती हैं? CD4 कोशिकाओं के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? कह दो एक बार सर पढ़ा है, जोर से बोलो सर पढ़ा है। बी पे टिक लगा दो, सहायक टी कोशिकाएं। टिक पे मत जाना, टिक सारे गलत लगे हुए हैं जिनका ये पेपर है ये। 33 देखो, एड्स का पूर्ण रूप है, एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या लग रहा है आपको? बी पे टिक लगा दो बेझिझक। अरे यार HIV की फुल फॉर्म, एड्स की फुल फॉर्म तो आपको याद है ही। चलिए 34 देखते हैं, HIV का पूर्ण रूप है क्या? ये भी आपको याद नहीं? कह दो कि याद नहीं है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, HIV जीनोम शामिल करता, बड़े खतरनाक बीमारी है भाई, इसका तो कोई कंट्रोल नहीं है। HIV जीनोम शामिल करता है, HIV जीनोम जो है वो शामिल करता है वो करता है 9200 यानी कि 9200 से 9600 न्यूक्लियोटाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किसी प्रजाति में लाल और सफ़ेद फूलों के डाटा को आसानी से एक रूप में दर्शाया जा सकता है? किसी प्रजाति में लाल और सफ़ेद फूलों के डाटा को आसानी से एक रूप में दर्शाया जा सकता है, और वो दर्शाया जा सकता है पाई चार्ट, क्योंकि फेमस वर्ड है पाई चार्ट। मैंने क्या बोला, देखो अधिकांश क्वेश्चन में ए या बी आ जाए, ऑपोजिट सभी आ जाए, या वो ऐसा फेमस वर्ड आ जाए जो आपने पहले कई बार सुन रखा है, बस वही इसका राइट ऑप्शन होता है। तुक्के मारने का तरीका भी सीखो यार थोड़ा सा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। संचाई आवृत्तियों को रेखांकन के रूप में दर्शाया जा सकता है, और वो दर्शाया जा सकता है ओजाइव चार्ट द्वारा। ठीक है, ओजाइव। ठीक है, यानी कि 37 क्वेश्चन पढ़ो, संचाई आवृत्तियों को रेखांकन के रूप में दर्शाया जा सकता है, ओजाइव इज ए राइट ऑप्शन। 37 का बी नंबर, 37 का बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है एग्जाम पेपर में फंस जाए। 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माप सबसे अधिक बार उपयोग होने वाला मान है? सबसे अधिक बार, बहुलक का नाम सुना है, मोड, और ले सोच रहा है ये बार बार जितनी बार रिपीट होगा वही होता है। 2 2 2 5 2 2 2 ले दो, फिर 2 फिर 3, तो 2 जो है उसका मोड हो गया। 38 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप है? वो है तुम्हारे पास अंगगणितीय माध्य इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। मानक विचलन S वाले डाटा के सेट में यदि प्रत्येक व्यक्तिगत अवलोकन को एक स्थिरांक K से गुणा किया जाता है तो डाटा के इस परिवर्तित सेट का प्रसरण होगा। डाटा के इस परिवर्तित सेट का प्रसरण होगा, सी पे टिक लगाओ, K² S² इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, 40 का सी नंबर। 41 देख लेते हैं। जब हम जवां होंगे न जाने कहाँ होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी ना जाने हम, अरे यार शायरी गड़बड़ हो गई। जब हम दो आबादी की परिवर्तनशीलता की तुलना अलग अलग तरीक़ों से करना चाहते हैं तो परिवर्तनशीलता का सबसे अच्छा अनुमान है। जब हम दो आबादी की परिवर्तनशीलता की तुलना अलग अलग तरीक़ों से करना चाहते हैं तो परिवर्तनशीलता का सबसे अच्छा अनुमान है, तो वो है तुम्हारे पास परिवर्तनशीलता गुणांक इज़ अ राइट ऑप्शन, है ना। अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो आपने बाएं हाथ से ना चुटकियों में बजा बजा कर हल कर दोगे। द्विसंकर त्रुटि में
कैपिटल ए कैपिटल वी एंड स्मॉल बी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है द्विसंकर त्रुटि में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि द्विसंकर त्रुटि क्या होती है, उसके बाद इसका क्लियर आंसर आप बता सकते हो। ए पे टिक लगा दो 1/8। ठीक है। 43 देखो जरा, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है तो तीनों के चिप आने यानी कि तो तीनों के चित यानी कि हेड आने की प्रायिकता होती है। यदि एक सिक्के को आपने 3 बार उछाला तो तीनों के चित आने की क्या प्रायिकता हो सकती है। ए 43 का ए नंबर 1/8 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। चलिए 44 देखते हैं। निम्नलिखित चर एक सामान्य वितरण दर्शाता है। निम्नलिखित चर एक सामान्य वितरण दर्शाता एक फसल में अनाज का वजन या द्विगुणित जीव में एनाफेज पर पश्चाबस्ता, एक सिक्का उछालना, एक फसल में खरपतवार का वितरण। तो निम्नलिखित चर एक सामान्य वितरण दर्शाता है। कुछ क्वेश्चन अजीब नहीं लग रहा यार ये। हाँ, फिर भी इसका बी पे टिक लगा दो। एक फसल में अनाज का वजन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए 45 देखते हैं आज इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर सकता है। देखें जरा किस में है कितना दम। सामान्य वितरण में 68% के मान की सीमा के अंतर्गत आने वाले चाहिए। सीमा के अंतर्गत आने वाले चाहिए। सामान्य वितरण में 68% के मान की सीमा के अंतर्गत आने वाले चाहिए। तो ए पे टिक लगा दो म्यू ±1 सिग्मा। चलिए 46 देखते हैं। सामान्य वितरण में माध्य बहुलक एवं माध्यिका के मध्य संबंध इस प्रकार। सामान्य वितरण में है ना, तीनों बराबर होते हैं, माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका। वो सिंपल है, ढूंढ लो, सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखो। दो माध्यों की तुलना करने के लिए कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। दो माध्यों की तुलना करने के लिए कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सर्वाधिक उपयुक्त होता है, बी पे आप टिक लगा दो। बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, टी परीक्षण। चलिए 48 देखते हैं। अरे है क्या क्वेश्चन है, कायिक कोशिका चिकित्सा। बहुत छोटा क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आते भी हैं। कायिक कोशिका चिकित्सा है वो है तुम्हारे पास, डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। उपरोक्त सभी एक्स वीवो चिकित्सा, इन वीवो चिकित्सा, एंटी सेंस चिकित्सा। लग नहीं रहा कि यार उपरोक्त सभी होंगे। अल्लाह 49 जरा क्वेश्चन पढ़ लो और 49 का राइट ऑप्शन देने की कोशिश करो मुझे। किसी परीक्षण टीम में मानक, टी मतलब टेस्ट, किसी परीक्षण टीम में मानक त्रुटि √2s² होगी यदि ये टिक नहीं लगा हुआ है। यदि कदी क्या लग रहा है, ए नंबर लगा दूं 49 का। अबे ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, S1 = S2 एंड N1 = N2। ठीक है। 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत चर का प्रतिनिधित्व करता है। सतत चर का प्रतिनिधित्व करता है लाल एवं सफ़ेद पुष्प। अब मैं डायरेक्टली इसका राइट ऑप्शन बता रहा हूँ, सी पे टिक लगा दो। 50 व्यक्तियों का शारीरिक वजन। 51 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाइमोजेन क्या है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। वो दमदार, टिकाऊ और मजबूत क्वेश्चन है। ठीक है। जाइमोजेन क्या है, तो जाइमोजेन जो होता है ना वो एंजाइम अग्रदूत होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। देखो सिग्मा dx² का मान 100 है एवं n का मान 10 है। स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। वैसे इसका राइट ऑप्शन बी आएगा 52 का, और आना भी चाहिए 0.39। अब कैसा आएगा हल कर लेना, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो आर जो होता है ना ये वाला = होता है 1 - सिग्मा यानी कि 6 सिग्मा dx²। ये dx² जिसका मान आपको दे रखा है ना, फिर n अब गुणा n² - के 1। अब n का मान भी दे रखा है, सिग्मा dx² का मान भी दे रखा है, गुणा भाग करके एक में से घटा के आंसर ला दो, 0.39 इसका आंसर आएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दो। ओके लगा दोगे, कर लो हल, 0.39 आ जाएगा। 53 देखते हैं। प्रतिगमन समीकरण y = a + bx। ए वह अंतखंड है जो y के मान को दर्शाता है, x का मान जो बराबर है वो -1। मेरे ख्याल से 53 का डी नंबर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, शून्य होगा। ठीक है। प्रतिमान समीकरण y = a + bx। ए अंतखंड है जो y के मान को दर्शाता है, x का मान जो बराबर होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ए पे टिक लगा दो। चलिए 54 देखते हैं। CPU का पूर्ण रूप क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी पे आप टिक लगा दो। चलिए 55 कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अरे कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक आवश्यक हार्डवेयर है।
ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, CPU, TTP। CCU क्या, कंप्यूटर में एक आवश्यक हार्डवेयर होता है। तो ये 56 का राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा दो। चलिए 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज़ URL जो है वो सॉफ्टवेयर है, URL। अबे मैंने पीछे इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी तुम्हें। तो 57 का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आप लोगों को, फटाफट तेजी से बता दो। डी, URL जो है ना वो सॉफ्टवेयर नहीं होता है ना। तो क्या होता है, वेबसाइट को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, वेब पेजों का समूह, मुख्य वेब पेज, लॉगिन पेज, एक वेबसाइट के लिए लिंक। वेबसाइट को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, ए पे टिक लगाओ, वेब पेजों का समूह। चलिए 59 देखते हैं, इंटरनेट एवं www के मध्य निम्नलिखित संबंध है। दोनों समान हैं। www इंटरनेट का केवल एक भाग है, इंटरनेट www का एक भाग है। www एक नेटवर्क है लेकिन इंटरनेट नहीं। हाँ, घुमा दिया क्वेश्चन में हमसे। अब बताओ बेटा ज़रा, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। बी पे टिक लगाओ, www इंटरनेट का केवल एक भाग है ना। 60 देखते हैं, सर्वप्रथम सर्च इंजन विकसित किया गया है। सर्वप्रथम सर्च इंजन जो है विकसित किया गया। अरे बाप रे बाप, किन्होंने विकसित किया, वही जिन्होंने आज इतना तहलका मचा रखा। AMTAS इज द राइट ऑप्शन। 61 देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक DNA अनुक्रम डेटाबेस एवं जीनोम अनुक्रम डेटाबेस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक DNA अनुक्रम डेटाबेस एवं जीनोम अनुक्रम डेटाबेस नहीं है। वो है तुम्हारे पास भी यूनिप्रोट, UNIPROT इज द राइट ऑप्शन। चलिए 62 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन संरचना डेटाबेस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन संरचना डेटाबेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस। तो यार कौन से पे लगा दूँ, सी पे टिक लगा दो, PDB साइट इज़ द राइट ऑप्शन। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको मिस्टेक लग रही है तो एक बार चेक कर लेना, हो सकता है गलत हो। वैसे तो लगभग सभी आंसर सही हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है गलत है। 63 देखते हैं, INSDC क्या है। INSDC क्या है, एक प्राथमिक DNA डेटाबेस, प्राथमिक प्रोटीन डेटाबेस, प्रोटीन संरचना डेटाबेस या DNA डेटाबेसों का सहयोग। तो डी पे टिक लगा दो, DNA डेटाबेसों का सहयोग, ठीक है। 64 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लास्ट प्रोग्राम न्यूक्लियोटाइड संरेखण हेतु प्रयोग किया जाता है। वो किया जाता है ब्लास्टन, BLASTN, ब्लास्टन। बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। देखो ब्लास्ट के 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे होते हैं। आज ही ब्लास्ट से BLAST से सभी क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में पक्के रखे हुए मिलते हैं। 1990 की बात करते हैं। 1990 में ब्लास्ट प्रोग्राम का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया, वो किया था S. एल्टशुलर ने, ठीक है, समझ गए। एल्टशुलर ने प्रस्तुत किया था 1990 में। 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम एकाधिक संरेखण के लिए उपयोग किया जाता है। वो किया जाता है CLUS, क्लस्टल इज द राइट ऑप्शन। चलिए 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक 45 kV DNA खंड की क्लोनिंग के लिए उपयुक्त है। 45 kV DNA खंड की क्लोनिंग के लिए उपयुक्त है प्लाज्मिक वेक्टर, फेज लैम्डा, कोसमिड या M13। अब मेरे ख्याल से इसका राइट ऑप्शन आपके माइंड में आ चुका होगा। तो तुम ये देख रहे हो ना, कोसमिड, यही राइट ऑप्शन है ना, क्योंकि ये फेमस वर्ड है। 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक YAC वेक्टर को विकसित करने के लिए आवश्यक है। सेंट्रोमियर, नोर, टेलोमियर, प्रतिकृति उत्पत्ति। तो YAC वेक्टर को विकसित करने के लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो ठीक तो है फिर राइट ऑप्शन इसका, बी पे टिक लगा दो, NOR, नोर। चलिए 69 देख लेते हैं। 69 देख लेते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम कुंद सिरों का उत्पादन करता है। SMA फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 70 देखो ज़रा, क्वेश्चन 70 पढ़ो, थोड़ा नीचे कर दूँ, कह रहे हो दिख नहीं रहा, लो अब दिखाई दे रहा है। हाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा हूँ, है ना। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रतिबंध एंजाइम जीन एडिटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। किस प्रकार का प्रतिबंध एंजाइम जीन एडिटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। हाँ तो यार किया तो जाता है, सी पे आप टिक लगा दें, टाइप सेकंड का, है ना। चलिए 71 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर ऊंचे पौधों में जीन स्थानांतरण के लिए उपयुक्त होता है, और वो होता है TI प्लाज्मिड, है ना। चलिए 72 क्वेश्चन पढ़ो
और राइट ऑप्शन अपने माइंड में लेकर आओ। पेपर आने वाला, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्वेश्चन छोड़ोगे नंबर गए समझो। पता नहीं कितने क्वेश्चन इस एग्जाम पेपर से आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं, इसीलिए सब क्वेश्चन को बड़े प्यार के साथ में बड़े अच्छे से पढ़ लें। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए अनुक्रमण टीएनए स्थानांतरण के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए अनुक्रमण डीएनए स्थानांतरण के लिए आवश्यक है? VIR जीन, वन रीजन, वोल्डर अनुक्रम या OS रीजन? तो यार इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? फंसा दिया। वन रीजन इज़ अ राइट ऑप्शन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन की थोड़ी लेंथ बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े क्वेश्चन छोटे, थोड़े क्वेश्चन मोटे, थोड़े क्वेश्चन पतले और थोड़े क्वेश्चन लंबे, ठीक है, होने भी चाहिए। जीन थेरेपी के लिए किस सामान्य वेक्टर के कारण वर्ष 1999 में एक मरीज की मृत्यु हो गई? जीन थेरेपी के लिए किस सामान्य वेक्टर के कारण वर्ष 1999 में एक मरीज की मृत्यु हो गई? जिसने जीन थेरेपी परीक्षणों में प्रगति को गंभीर झटका लगा। अरे ये भी क्वेश्चन कोई बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ये तो यार जीके का क्वेश्चन पूछ लिया है ना। डी पे आप टिक लगा दो। एडिनो वायरस, ए भी एडिनो वायरस इज़ अ राइट ऑप्शन। 74 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एकल कोशिकीय प्रोटीन SCP का अनुपयोग नहीं है? उपचारात्मक उपयोग, ऊर्जा का स्रोत, कैंसर का इलाज, जानवरों का चारा। तो मेरे ख्याल से कैंसर का इलाज 74 का राइट ऑप्शन सी होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोसेंसर का प्रकार नहीं है? तो बायोसेंसर का जो प्रकार है ना वो अपकेंद्रीय बायोसेंसर, ये कभी भी बायोसेंसर का प्रकार नहीं होता है, ये ध्यान देना इस चीज़ को। 76 की बात करते हैं। डीएनए औषधि विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी आवश्यक है? डीएनए औषधि विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी आवश्यक है? तो 76 सी पे टिक लगा दो। 76 का सी नंबर, दोनों मानव एवं रोगजनक जीनोम अनुक्रम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जीन का उपयोग सूखा सहनशीलता के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस जीन का उपयोग सूखा सहनशीलता के लिए किया जाता है? ए पे टिक लगाओ, DRE जीन, ठीक है। चलिए 78 देखते हैं। आमतौर पर रोगाणुओं का उपयोग, कंप्यूटर से यार कम क्वेश्चन पूछे हैं, चक्कर क्या इन लोगों ने। आमतौर पर रोगाणुओं का उपयोग निम्नलिखित में नहीं किया जा सकता। रोगाणुओं का उपयोग निम्नलिखित में नहीं किया जा सकता। रोग प्रतिरोधी फसलें पैदा करने में या एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन में। तो 78 का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है भाई आपको? सी पे टिक लगाते हैं, रोग प्रतिरोधी फसलें पैदा करने में, ठीक है। चलिए 79 देखते हैं। 1833 में कौन सा पहला एंजाइम पायन एवं पेरोज द्वारा पृथक किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी पे आप टिक लगा दो। डाई स्टेज एंजाइम जो है ना वो 1833 में पायन एवं पेरोज द्वारा पृथक किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। एंजाइम के स्थिरीकरण के समय निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जा सकता? किस पर विचार नहीं किया जा सकता? सार्वभौमिकता पर विचार नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी हो सकता है? तो कौन सा एंजाइम कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी हो सकता है? ए पे टिक लगा दो। आर्जिनिन डिमिनेज इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए 82, जरा क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया करके। कागज उद्योग के दौरान लुगदी को प्री ब्लीचिंग करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है? किस एंजाइम का प्रयोग किया जा सकता है? जाइलानेज एंजाइम का प्रयोग किया जा सकता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ लो। मानव में निम्नलिखित बीमारी एक प्रमुख जीन द्वारा नियंत्रित होती है। मानव में निम्नलिखित बीमारी एक प्रमुख जीन द्वारा नियंत्रित होती है, वो होती है तुम्हारे पास हंटिंगटन कोरिया इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। 83 का डी पे आप टिक लगा दो। चलिए 84 देखते हैं। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में, ठीक है, कौन पहचाना जाता है? भारत में, भारत की बात चल रही है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में कौन पहचाना जाता है? सी पे टिक लगाओ, लालजी सिंह। चलिए 85 देखते हैं। फार्कोजेनेटिक्स का तात्पर्य निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? फार्कोजेनेटिक्स का तात्पर्य निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो डी पे आप टिक लगा दो। उपरोक्त सभी किसी बीमारी की आनुवांशिक एवं औषधि का विकास, किसी बीमारी की जीनोमिक्स एवं औषधि का विकास, किसी विशिष्ट औषधि के प्रति व्यक्तियों की प्रतिक्रिया में अंतर। उपरोक्त सभी इज द राइट ऑप्शन।
86 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फार्माकोजिन HIV के लिए है? निम्नलिखित में से कौन सा फार्माकोजिन HIV के लिए है? तो 86 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक, बी पे आप टिक लगाओ HLAB, ठीक है। चलिए 87 देख लेते हैं। 87 देखते हैं, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा में निम्नलिखित में से किसका उपयोग शामिल नहीं है? डी पे टिक लगाओ, बी कोशिकाओं का उपयोग शामिल नहीं है। 88 देखो, एक नहीं है, हाँ, एक IgE एंटीबॉडी शामिल करता है, 2 स्थिर क्षेत्र, 6 स्थिर क्षेत्र, 3 स्थिर क्षेत्र या 4 स्थिर क्षेत्र। तो क्या लग रहा है? डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक, 4 स्थिर क्षेत्र इज अ राइट ऑप्शन, है ना। 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रतिनिधित्व करता है? वो करता है एंटीबॉडीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 है, G में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं? DNA में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं? फटाफट से ज़रा बताना मुझे। अबे तो G में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? ये होती हैं 2 भारी एवं 2 हल्की श्रृंखलाएं, यही तो होती हैं 2 भारी एवं 2 हल्की श्रृंखलाएं। चलिए 91 जरा अच्छे से पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा सह रिसेप्टर एंटीजन की पहचान में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सह रिसेप्टर एंटीजन की पहचान में सहायक होता है? वो होता है तुम्हारे पास CD4 एवं CD8। CD की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताओ। एड्स में नैदानिक गिरावट निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? एड्स में नैदानिक गिरावट निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? सी पे आप टिक लगा दो, CD4 कोशिकाओं के कारण होती है ना। चलिए 93, निम्नलिखित में से कौन सा सतत चर का प्रतिनिधित्व करता है? अब ऑप्रोस सभी इस ऑप्शन में, यानी कि ऑप्रोस सभी ऑप्शन आपको मिल गया है, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों का माइंड इसी पे पहुंच जाएगा। तो डी पे आप टिक लगा दो, ऑप्रोस सभी इज अ राइट ऑप्शन। 94 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो विचरण जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता 94 का, बी पे आप टिक लगाते हैं बेझिझक। चलिए 95 देख लेते हैं, 2 विचरणों की तुलना के लिए कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? वो होता है F परीक्षण, ठीक है। F परीक्षण इज अ राइट ऑप्शन। 96 देखो, सह संबंध गुणांकों का न्यूनतम मान हो सकता है, बी पे आप टिक लगा दो -K1। चलिए 97 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, ब्लास्ट, ये सब के सब मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो 97 का डी पे आप टिक लगा दो, ऑल ऑफ द एबव। चलिए वेब पेज क्या है? वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित एक दस्तावेज, इस पे टिक लगा दूँ। 98 का ए पे टिक लगा दूँ, हाँ, वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित एक दस्तावेज। चलिए ब्लास्ट का पूर्ण फुल फॉर्म बताओ, यानी कि ब्लास्ट BLAST का पूर्ण रूप है। देखो ब्लास्ट के यहाँ 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्जाम पेपर में भी ब्लास्ट के 4 या 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बी पे टिक लगा दो, बेसिक लोकल अलाइनमेंट टूल, ठीक है। 100 URL की फुल फॉर्म क्या है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? हाँ, इसकी फुल फॉर्म तो ऊपर लिखी हुई है, तो फुल फॉर्म क्यों पूछेगा? सी पे टिक लगाओ, इंटरनेट पर एक वेबसाइट का पता, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने पूरे 100 क्वेश्चन आज इस लेक्चर में कवर करवा दिए हैं। आई होप कि आपने भी इन क्वेश्चन को बड़े प्यार के साथ में बड़े अच्छे से समझा होगा, क्योंकि पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस पढ़ने वालों की कमी है। तो 2023, 24, 25 के मैंने क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं। टोटल 300 क्वेश्चन करवा दिए मैंने 3 दिन में। अभी 300 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आते हैं अब डिसाइड करता है आपका पेपर। बड़े अच्छे से तैयारी करना, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और करके आना भी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।